Hey guys, so this is our fourth video of this channel. इसमें हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के ये फोर्थ पार्ट है। और क्योंकि आपको पता होगा हमने क्लास 10th से शुरुआत की है अपनी केमिस्ट्री की, तो आज इस टॉपिक में हम जो कल हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम। कल भी हमने सबके दो एग्जांपल्स डिस्कस किए थे सबके, पर आज थोड़े और एग्जांपल्स होंगे और फिर आगे इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोजन, इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मैंने बताया था, दो या ज़्यादा के कॉम्बिनेशन जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात, तो कौन कौन से हो सकते हैं उसमें, जैसे जब सोडियम मेटल है इट बर्न्स इन क्लोरीन तो क्या बनता है, ये मैं बैलेंस लिख रहा हूँ ऑलरेडी, 2NaCl। इसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट बना, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल लें, अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जो मैंने आपको बताया था हम लाइम कह देते हैं, क्विक लाइम जनरली से बोलते हैं, तो ये वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो बड़ी विग्रस होती है। तो अब उसके रिएक्शन को अगर हम लिखें तो इक्वेशन में की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, CO दैट इज अवर क्विक लाइम प्लस H2O, इट गिव्स अस CaOH होल ट्वाइस। इसे हम कहते हैं स्लेट लाइन, स्लेट लाइन। एक और अगर हम इसका एग्जांपल लें तो क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, अगर हम इसी का ही कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ हाइड्रोक्साइड जो हमारा एक प्रोडक्ट बना उसे रिएक्टेंट की फॉर्म में ले लें और एक्सेस ऑफ CO2 इसमें पास करवा दें। ये बहुत बार पूछा भी जाता है केस स्टडी के तौर पे क्वेश्चन। तो हमारा बनता है CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो दोनों हैं एग्जाम्पल्स ये आप ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। ये हमारा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसे हम लाइमस्टोन भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। सेकंड हमारा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारा एक जो रिएक्टेंट है या रिएक्टेंट या सब्सटेंस कह लो वो डीकम्पोज होता है, यानी वो टूटता है और पार्ट। तो इसका जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं KClO3 व्हेन हीटेड, और इसका डीकम्पोजिशन जब होता है तो इट गिव्स 2KCl प्लस 3O2। तो यहाँ पे डिकम्पोज हुआ है ये सब्सटेंस इन दोनों प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इनका अगर एक और एग्जांपल लें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, लेड नाइट्रेट, इसका जनरली एक्सपेरिमेंट भी होता है। तो लेड नाइट्रेट जब है हमारा, ये इससे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है किसमें, 2PbO में, यानी लेड मोनोऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। ये तो ऑक्सीजन है हमारा, तो ये लेड नाइट अगर जब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा। लेड नाइट्रेट जो कि खुद कलरलेस होता है, पर इसके हीट होने पर जब सब्सटेंस बनते हैं उनमें से एक सब्सटेंस होता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। अब एक और अगर एग्जांपल लें हम, अभी तक आपने देखा होगा जो भी हमने डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस पढ़ी वो हीट से पढ़ी, और कल भी हमने हीट से ही पढ़ी थी जब हमारी हीट कैटलिस्ट है। एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमारे कैटलिस्ट है, ये बहुत बार आपसे पूछा भी जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे हम एसिडिफाइड वाटर से, ये जो हमारा वाटर है एसिडिफाइड, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें अगर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ब्रेक हो जाता है अपने दो कंपोनेंट्स में, यानी H2O है तो H2 और O में ये ब्रेक हो जाता है। O2 यहाँ पे गैस की फॉर्म में है और हमारा हाइड्रोजन भी गैस की फॉर्म में है, लेकिन हमें पता है वाटर तो लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसमें से जब हम एसिडिफाइड वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं H2 प्लस O2, ठीक है। इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कह देते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुई हमारी, जब यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। तो अब इन दोनों रिएक्शन को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जस्ट द कंपोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स हमने कल पढ़ लिए थे और मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक हाई जो रिएक्टिव होता है वो हमेशा लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका अगर हम एग्जांपल पढ़ें, CuSO4 प्लस Mg गिव्स MgSO4 प्लस Cu। अब ऐसी रिएक्शंस में जनरली हमारे कलर डिसअपियर या फिर अपीयर होते हैं। तो ये जो CuSO4 है ये हमेशा याद रखना है, जनरली ये वाली रिएक्शन पूछ जाती है, इसके साथ बस यहाँ पे कंपाउंड चेंज हो जाता है। तो जो CuSO4 है ये ब्लू कलर का होता है और मैग्नीशियम इज अवर सिल्वरी वाइट सा उसका इसका कलर होता है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये जो प्रोडक्ट बनता है हमारा दैट इज कलरलेस। इसमें कोई कलर नहीं होता। तो जो हमारा सॉल्यूशन है इट डीकलराइजेज, ठीक है, उसका कलर चला जाता है। अब अगर हम बात करें इसके एक और एग्जांपल की, तो तक जैसे कॉपर के एग्जांपल पढ़े हैं, अब एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। ये सिल्वर का है। सिल्वर का हमारे पास एक सॉल्यूशन है, AgNO3 ले लिया हमने। अब इसमें कॉपर डाला। अब जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कॉपर ऊपर आता है, सिल्वर नीचे, तो यानी कॉपर सिल्वर को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। तो अभी हमारा बन गया CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन तो था हमारा कलरलेस, कॉपर रेड ब्राउन कलर। अब ये जो सॉल्यूशन बना हमारा CuNO3 यानी कॉपर नाइट्रेट, अब इसमें कॉपर की 2 वैलेंसी यूज हुई है तो इट इज क्यूप्रस नाइट्रेट और इसका होता है ब्लू कलर, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम के साथ, या सोडियम के साथ नहीं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं Fe के साथ, आयरन के साथ। तो Fe जब रिएक्ट करता है हमारा HCl के साथ, सो इट गिव्स अस FeCl2 प्लस H2 बिकॉज आयरन मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, जिससे एक हाइड्रोजन गैस बन जाती है और आयरन किससे कंपाउंड बना रहता है, क्लोरीन के साथ। तो अब ये तो था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स। अब इससे अगली हमारी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होती है दो कंपाउंड्स के बीच में जब आयंस का एक्सचेंज होता है और नए कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसके ले लेते हैं हम, जैसे BaCl2 प्लस CuSO4 गिव्स अस BaSO4 प्लस CuCl2। अब Ba के साथ था Cl2, वो आ गया Cu के साथ, Cu के साथ था SO4, वो आ गया Ba के साथ। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो BaSO4 है इट हैज़ वाइट PPT यानी वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं इसके। अब एक और एग्जांपल ले हम लेड के साथ, लेड नाइट्रेट। अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था PbNO3। अब इसके साथ हम 2Ki डालें यानी पोटेशियम आयोडाइड, इट गिव्स अस PbI2 प्लस 2KNO3। अब ये जो PbI2 है इसके येलो PPT है, येलो प्रेसिपिटेट। अब आपने देख लिया NO3 था Pb के साथ, वो चल गया K के साथ, K के साथ था I, Pb के साथ आ गया, ठीक है। तो ये तो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ये रिडॉक्स रिएक्शन वाली हैं, ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन के उस पर करेंगे कि कौन सा हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रेड्यूस, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट है। तो एग्जांपल के उस पर करते हैं हम इसमें। जैसे एक रिएक्शन है H2S प्लस Cl2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स अस Cl नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा हमारा S प्लस 2HCl, बैलेंस्ड है। अब वही चारों चीज जैसे हमने कल पढ़ी थी, क्या क्या, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो चारों लिख लेते हैं। सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। मेन तो आपको दो के पता होने चाहिए इसमें, बाकी दो के खुद ही आ जाएंगे। ये ऊपर वाले दो के पता होंगे तो नीचे वाले दो के भी आ जाएंगे आपको। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीजन का ऐड होना या H का हटना। तो इसमें हमारा H2S है, ये S बन गया, सिर्फ सल्फर में बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड जो था।
तो यानी हमारा H2S में से H हट गया, यानी ये ऑक्सीडाइज हुआ है। हमेशा देखना आपको रिएक्टेंट वाली साइड पे ही है। तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ है? Cl2, क्योंकि रिडक्शन क्या होती है? H का ऐड होना या ऑक्सीजन का हटना। अब क्योंकि Cl के साथ हमारा H यहाँ पे आ गया, तो यानी ये हमारा रिड्यूस हुआ है। अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले इसमें आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। वही हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एक हमने कोई हेलोजन ले लिया, इट गिव्स अस 2Hi प्लस सल्फर। अब इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस, मैं यही ले आऊँ पूरा। और यहाँ पे कर दूँ पेस्ट। अगर हम करें इसे तो हाँ, अब आपको बताना है इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले आप लोग ट्राई कर लो, और अगर आपका हो गया तो अब मैं बता देता हूँ इसमें आंसर। क्योंकि हमारे आई के साथ आई यहाँ पे अभी अकेला है और इसके साथ H जुड़ गया, तो H जुड़ने को क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड I2। अब H2S में सल्फर के साथ H है, अब H यहाँ से हट गया, यानी ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूस कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया अब आप लोगों को? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है हमारा बस। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें हमारे दो टॉपिक आते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉपिक कोरोशन, और सेकंड है रेंसिडिटी। तो व्हाट इज कोरोजन, व्हाट इज रेंसिडिटी? कोरोजन की पहले अगर हम बात करें तो वो प्रोसेस होती है कोरोजन जिस, पहले अगर इजी लैंग्वेज समझाऊं, जिसमें जो एयर है या मॉइस्चर है यानी नमी है जो एयर में, उसकी वजह से एक मेटल खराब हो जाता है। एक मेटल खराब हो जाता है, उसे हम कहेंगे कोरोजन। एक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर बताऊं तो कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है। ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर। किसकी वजह से? एयर की वजह से। मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है, ये हमारे मॉइस्चर की वजह से हो सकती है, ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकती है। बहुत इसके रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा कोरोजन अगर होता है। मेनली यही दो हैं, एयर और मॉइस्चर, या पानी भी आ सकता है, या फिर कोई केमिकल हो उसकी वजह से भी कोरोजन अकर हो सकता है। तो जनरली तो जो ये कोरोजन की प्रोसेस है इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कोरोजन इज, या फिर कह सकते हैं कोरोजन इज कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीजन, कॉज्ड बाय ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना। तो जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर की O2 है, वो जब मेटल्स पे एक्ट करती है तो उस ऑक्सीडेशन को ही हम कोरोजन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है दैट इज रस्टिंग। रस्टिंग इज ए फॉर्म ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर हम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे एयर प्रेजेंट है या मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से कोरोजन अकर हो जाता है, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं जंग लगना। जंग लगने को कहते हैं हम रस्टिंग, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो जो रेड ब्राउन सा एक फ्लेकी सब्सटेंस होता है उसे रस्ट कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जंग लगने को ये एक रस्टिंग होता है, और एक सबसे कॉमन फॉर्म है कोरोजन का। अब जो कोरोजन होता है इस प्रोसेस में जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है, जो एयर में हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो जो आयरन हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है उससे जो बनता है एक हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। क्या चीज़? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, मतलब इसमें 3rd वैलेंसी यूज हुई है आयरन की। इस सब्सटेंस को हम कहते हैं रस्ट। ये होता है हमारा रस्ट, ठीक है। अब कोरोजन ऑफ आयरन, या इसकी आप पहले ये देख लो, इसे हम कोरोजन कहते हैं। और ये जो हमारा है ये जंग लगी हुई है, ठीक है। अब इसकी एक रिएक्शन होती है। तो ये जो रस्ट बनता है इसकी किस वजह से बनता है? अभी मैंने बताया आपको, एयर और मॉइस्चर की वजह से, एयर और पानी। तो आयरन 4Fe, ये बैलेंस रिएक्शन बता रहा हूँ मैं।
प्लस 3O2 प्लस 2XH2O, वाटर का कोई मॉलिक्यूल, इट गिव्स अस 2Fe2O3 डॉट XH2O, जो कि हमारा होगा रस्ट। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, 2Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, अब ये जो हमारा रस्ट बना है इसे हम वैसे क्या बोलेंगे, दिस इज हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, यही रस्ट है हमारा। तो ये अब आपको पता चल गया कि कोरोजन क्या होती है, उसकी एक रिएक्शन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये जो हमारी प्रोसेस है इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी आपने देख लिया। अब अगला जो हमारा आता है टॉपिक वो तो रेंसिडिटी है, पर इससे पहले कोरोजन की एक बात बताएं कि कोरोजन की वजह से जो आयरन सब्सटेंसेस होते हैं ये बहुत वीक हो जाते हैं, और ये जो शिप्स वगैरह भी होती हैं जब, तो शिप्स वगैरह में भी हो जाती है, तो उसकी वजह से शिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बहुत डैमेज हो जाता है इसकी कोरोजन की वजह से ही। तो इसे भी हमें कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, तो हम जो अगला 3rd चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसमें पढ़ेंगे, पर इसमें हमें कोई ना कोई प्रोटेक्टिव चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल पेंट या प्रोसेस सच एज गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग, तो वो भी हम आगे अगले से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो अगला टॉपिक मैंने बताया था इसमें दैट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती है हमारी खाने के आइटम्स पे, तो ये एक खाने के आइटम ऐसे बन जाते हैं जब रेंसिडिटी अगर होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन होता है इसमें, जो जिस फूड में होता है हमारा फैट या फिर ऑयल, फैट या ऑयल है अगर फूड में तो रेंसिडिटी हो जाती है। तो जब बहुत देर तक हम इसे रखे रखते हैं तो इसमें से ना एक बुरी स्मेल आती है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है बहुत टाइम अगर हमारा खाना रखे रहे जिसमें फैट या ऑयल है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक फंगस सी जम गई है इस पर, तो ये रेंसिडिटी अकर हुई है इस पर। ठीक है, सो व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स विच आर प्रेजेंट इन फूड गेट ऑक्सीडाइज बाय एयर, यानी जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो एक खराब स्मेल, अनप्लेजेंट ओडर कह सकते हैं, या फिर टेस्ट भी किसका खराब हो जाता है, तो उसे कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी जो है इसे हम कम कैसे करें, क्योंकि फिर खाने को हमें बचाना है, तो कैसे कर सकते हैं। सो इसमें फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स डालें हम, ऑक्सीडेशन होती है इसमें, तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी यानी जो इसे कम कर पाए, एंटीऑक्सीडेंट्स जिससे ऑक्सीडेशन कम होती है, जनरली हम क्या कहते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। एक एग्जांपल दे दूं मैं, 2 एग्जांपल इसके जो कॉमनली यूज हैं, दैट इज BHA एंड BHT। ठीक है, सेकेंड हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसे, जो भी ये पैकेट्स होते हैं आप जैसे देखते हैं आपके फूड पैकेट्स होते हैं, लेस का है जैसे हमारा एक पैकेट, तो लेस के पैकेट में हम देखते हैं कितनी हवा भरी हुई होती है, वो हवा होती है नाइट्रोजन गैस, हमें लगता है कि बहुत कम आ रहे हैं हमारे, तो वो इसलिए होता है कि जिससे हमारा जो खाना है वो प्रिजर्व्ड रहे बहुत दिन तक, वो तो पैकेट रखे रहते हैं। तो व्हेन द पैकेज फूड इज सराउंडेड बाय अनरिएक्टिव गैस, ये अनरिएक्टिव होती है, ठीक है, ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो उससे वहाँ पे रेंसिडिटी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये जो पोटैटो चिप्स वाले होते हैं, लेज वगैरह या बाकी बहुत सारी कंपनीज, ये नाइट्रोजन गैस से अपने बैग्स को फिल कर देते हैं जिससे रेंसिडिटी अकर ना हो। थर्ड इज़ कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, सब क्या होता है ये हम जनरली प्रोसेस अपनाते हैं, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख दूँ मैं फ्रिज में रख देते हैं हम लोग अपने खाने के सामान को। और एक इसके प्रोसेस है एयर टाइट कंटेनर्स, जिससे सील नहीं जाते बारिश के मौसम में, एयर टाइट कंटेनर्स क्योंकि नमी होती है बारिश में, तो इस वजह से एयर टाइट कंटेनर्स से वो नहीं जा पाता अंदर तक। ठीक है, और एक फिफ्थ है हमारा कि रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड या फिर प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट, अगर हम इसे लाइट से दूर रखेंगे तो ये जल्दी से इन पर रेंसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन कम हो जाता है और इसलिए रेंसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ फिनिश्ड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हम किसी नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे।
इसके भी जो आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी आएंगे जल्दी। पर आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।